ठीक है, हम आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारा पाठ्यक्रम है बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 10 में जिसका शीर्षक था आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत 5 अलग अलग शीर्षक बताए थे। पहला था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन दर्शन एवं परंपरा के उपरांत, दूसरा आदिकाल, तीसरा भक्तिकाल, चौथा रीतिकाल। मतलब साहित्य इतिहास दर्शन, उसके उपरांत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये 4 बिंदु थे। आधुनिक काल हम अगले सत्र में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो यह है कि इसका पहले हमें इसकी परंपरा का अध्ययन करना पड़ेगा। और मैंने कल भी ये कहा था कि भारतवर्ष के लोग अपने ही साहित्य, अपने ही व्याकरण के संकलन के लिए उतना उद्युक्त नहीं थे, क्योंकि ये उनके जीवन का विषय था। इसलिए अन्य लोगों को पढ़ने पढ़ाने में उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार कुछ लिख करके रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने कभी इस बात का प्रयास नहीं किया। फिर भी छुटपुट प्रयास हुए थे, खास करके 84 वैष्णवन की गाथा, 120 वैष्णवन की गाथा, इस प्रकार से वैष्णव संतों के, भक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत बड़ा साधन उन्होंने पहले उपलब्ध कराया था। लेकिन अगर इतिहास की परंपरा को देखा जाए, हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा को, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम इतिहास लिखने का श्रेय एक फ्रेंच व्यक्ति गारसाद तांसी को दिया जाता है, जिन्होंने 1839 में ईस्वी सन 1839 में इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, ये थोड़ा सा शब्द कठिन लगेंगे आपको क्योंकि ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर इन हिंदुस्तानी, इस पुस्तक में 666 उर्दू कवि और 72 हिंदी कवियों के साहित्य का और थोड़ी बहुत जानकारी का समावेश किया गया है। हालांकि यह प्रारंभिक प्रयास था, इसलिए इसे साहित्य के इतिहास ग्रंथ के रूप में उतना महत्व नहीं है जितना ऐतिहासिक महत्व। ये पहला प्रयास है, इसलिए यह महत्व दिया जाता है। इसके उपरांत सन 1848 में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा तबका तश्शुअरा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा हिंदी, उर्दू, दक्षिणी आदि के कवियों का समावेश था। इसके उपरांत 1873 में महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह नामक पुस्तक की रचना हुई, जो एक प्रकार से संकलन मात्र था। देखिए, गारसाद तांसी हो, मौलवी कलीमुद्दीन हो, महेश चंद दत्त शुक्ल हो, इन सभी ने एक प्रकार से संकलन ही किया हुआ है। लेकिन इसके उपरांत कवियों की कविताओं के संकलन के साथ साथ उनके जीवन वृत्त के संकलन का भी बहुत बड़ा श्रेय श्री शिवसिंह सेंगर जी को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1878 में 1000 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी कविताओं के नमूने, उदाहरण, यह प्रकाशित किए और इसका संकलन का नाम रखा शिवसिंह सरोज। और ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ साबित इसलिए होता है कि अधिकांश बाद के
हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इसी ग्रंथ को प्रमाण मान करके इस ग्रंथ के संकलन, उद्धरण और कवि परिचयों का प्रयोग करने का हमेशा प्रयोग किया है। इसके उपरांत एक अंग्रेजी विद्वान, देखिए जैसे कि फ्रेंच विद्वान गारसाद तांसे ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, उसी प्रकार से कालक्रमानुसार क्रोनोलॉजिकल एक इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का कार्य एक अंग्रेजी विद्वान ने किया है, जिसका नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ये डच थे, अंग्रेज नहीं डच थे, मतलब ये हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। हिंदी का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखने का भी श्रेय एक डच व्यक्ति को ही मिला है, और हिंदी का सही सही शास्त्र शुद्ध हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखने का कार्य भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया हुआ है। और इनकी पुस्तक का नाम है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ध्यान रहे, जरा लंबा नाम है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला शास्त्र शुद्ध इतिहास लिखने का प्रयास किया है, जो 1889 में, 79 नहीं 89, 19 नहीं 1889 में लिखा गया है। इस ग्रंथ में उन्होंने लगभग 951 कवियों का विवरण दिया है, और पहली बार इन्होंने कालक्रमानुसार काल विभाजन और कालों के नामकरण का प्रयोग किया है, इसलिए इनका ये प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण लगता है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 7वीं शताब्दी माना है। ध्यान रहे, ईसा की 7वीं शताब्दी माना है, हालांकि ये बाद में थोड़ा सा आगे पीछे होकर के अपभ्रंश काल में परिवर्तित हो जाता है, और 11वीं शताब्दी यही हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है। उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य को भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत माना है, और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ये गलत भी नहीं है, फिर भी इनका प्रयास प्रारंभिक प्रयास है और एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके उपरांत बाबू श्याम सुंदर दास जी ने सन 1909 में हिंदी कोविद रत्नमाला नाम का ग्रंथ लिखा। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, जो काशी के प्रसिद्ध हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य थे, उन्होंने हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 में ये ग्रंथ लिखा है। इसके उपरांत 3 सगे भाइयों ने मिलकर के, जिनको मिश्र बंधु कहा जाता है, उन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम का के ग्रंथ की रचना की। ये हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बृहद ग्रंथ है, और इन्होंने यह 4 खंडों में, 4 भागों में विभक्त किया हुआ है, और 1913 में लिखा हुआ है। मिश्र बंधु विनोद बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 4551 कवियों का संकलन किया है। कितने? 4551 कवियों का, 4551 कवियों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्होंने जो प्रयास किया हुआ है, इसमें अलग अलग रीति से 1910 में उन्होंने इसका एक नया संकलन हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित किया, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण 9 कवियों का संकलन किया है। वैसे 4551 यह संकलन किया, लेकिन उसमें से ज्यादा जो प्रसिद्ध हैं ऐसे 9 कवियों का संकलन किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास, यानी हिंदी नवरत्न नाम दे करके गोस्वामी तुलसीदास, भक्त सूरदास, रीतिकाल के देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु मतलब चिंतामणि, कवि भूषण वगैरह, फिर बाद में केशवदास, कबीर, चंदबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन 6 कवियों का समावेश, इन 9 कवियों का समावेश हिंदी नवरत्न में किया है। ये अलग से प्रयास है, और ये युगांतकारी कवि हैं। चंदबरदाई आदिकाल के कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीर ये भक्ति काल के कवि हैं, केशवदास
त्रिपाठी बंधु, बिहारी और देव ये रीतिकाल के कवि हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ये आधुनिक काल के कवि हैं। इस प्रकार से उन्होंने इनका संकलन करने का प्रयास किया था। अब इसके उपरांत एक अन्य पाश्चात्य विद्वान एडविन ग्रिन्स नाम के एक पाश्चात्य विद्वान ने 1917 में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से भारत के बाहर के जो विदेशी लोग हैं, विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने का प्रयास किया है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि F.E.K. इस अंग्रेजी विद्वान ने 1920 में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक अलग से ग्रंथ लिखा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत सन 1923 में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के, निबंधकार, संस्मरणकार, रेखा चित्रकार, उन्होंने भी हिंदी साहित्य विमर्श नाम से 1923 में ग्रंथ लिखा। इसके उपरांत बाबू वियोगी हरि नाम के हिंदी के प्रसिद्ध कवि ने केवल ब्रज के मतलब कृष्ण भक्ति साहित्य के जो प्रधान कवि थे उनका 26 कवियों का संकलन कालक्रमानुसार किया है 1923 में, जिसका शीर्षक है ब्रज माधुरी सार। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके उपरांत अघोरी गंगा प्रसाद सिंह जी ने सन 1926 में हिंदी के मुसलमान कवि नाम से एक अलग दृष्टि से, जैसे कृष्ण भक्त कवि एक वर्गीकरण करके किया हुआ था लोगों ने, उसी प्रकार से केवल मुसलमान कवियों का संकलन यहाँ किया है और ये बहुत बड़ा एक विमर्शवादी प्रयास है। उसके उपरांत सन 1927 में सुकवि सरोज नाम से पंडित गौरी शंकर द्विवेदी जी ने भी एक संकलन, एक हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया हुआ है। उसके उपरांत अब ये तो हुए प्रारंभिक प्रयास, लेकिन इसके बाद के जो प्रयास हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारी दृष्टि से। अब इसके पहले के नाम याद तो आपको रखने पड़ेंगे, ये लिख लीजिए, बाद में जब ये वीडियो रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इसके नाम आप उतार सकते हैं या फिर इसके नाम भी मैं टाइप करके आपके ग्रुप पर भेज दूंगा। अब इसके उपरांत नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा एक शब्द सागर शब्दकोश का संपादन किया गया और इसके संपादक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और उन्हें ये लगा कि हिंदी कोश के संपादन के साथ साथ इसकी जो भूमिका उन्होंने लिखी, उस भूमिका का नाम उन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये भूमिका अलग से ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुई नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। मतलब हिंदी शब्द सागर के 8वें संस्करण की जो भूमिका थी वो हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई और यह हुई 1929 में और इसका यानी ये जो भूमिका थी 1929 में लिखी गई, इसका परिवर्धित और परिसंस्कारित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ, जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में काम करता है, इसलिए इस ग्रंथ को कभी मत भूलना। ध्यान रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, सन 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर इस शब्दकोश की भूमिका के रूप में लिखा गया जो साहित्य है वो 1940 में अलग से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का इतिहास, और यह काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया हुआ है। इसके उपरांत प्रसिद्ध कवि हिंदी के द्विवेदी युगीन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से एक ग्रंथ प्रकाशित किया। यह मूलतः बंगाली भाषी लोगों को हिंदी साहित्य का परिचय करवाने वाले व्याख्यानों का संकलन है और ये लगभग 1929 के आसपास प्रकाशित हुआ।
आचार्य सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा 1930 में आचार्य सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा 1930 में हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उसके उपरांत रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने 1931 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक अन्य पुस्तक प्रकाशित की। ध्यान रहे, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनेक पुस्तकें हैं। अब कौन से लेखक की कौन सी है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1931 में रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी। उसके उपरांत कृष्ण शंकर शुक्ल नामक विद्वान ने 1934 में आधुनिक साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। इसके उपरांत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने लिखी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य को आदि, मध्य और आधुनिक इन तीन कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। इसके उपरांत गौरी शंकर ओझा और सत्येंद्र ने लिखी साहित्य की झांकी 1936 में प्रकाशित हुआ। एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने 1937 में पुरातत्व निबंधावली लिखी और इसमें उन्होंने बौद्ध और सिद्ध साहित्य के संकलन किया, जिसमें महायान जो इसमें बौद्ध धर्म की उत्पत्ति, वज्रयान शाखा और 84 सिद्ध तथा हिंदी के प्राचीनतम कवियों का परिचय दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत समेटने का प्रयास किया हुआ है। इसके उपरांत डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी ने 1939 में मॉडर्न हिंदी लिटरेचर नाम से अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। इसके उपरांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही एक शिष्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है और इसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का ही विवेचन किया है। आधुनिक काल का इसमें कोई लेखन नहीं है, इसलिए यह हमारे इस प्रश्न पत्र की दृष्टि से आदि और मध्यकालीन इतिहास पर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उपरांत डॉक्टर मोतीलाल मेनरिया, ये राजस्थान के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने सन 1939 में राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा नाम का, मतलब राजस्थान में जो हिंदी साहित्य लिखा जा रहा था, खास करके वीर रस का, जिसमें युद्धों का वर्णन हुआ करता था, ऐसे साहित्य का भी संकलन किया हुआ है। इसके उपरांत एक अन्य महत्वपूर्ण नाम हमारे सामने आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने 3-4 ग्रंथ लिखे हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर। इनमें पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, यह 1940 में लिखा है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बराबरी का प्रतिष्ठा प्राप्त ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। दूसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल 1945 और लगभग इसी काल में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये 3 ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, 1945 में हिंदी साहित्य का आदिकाल और लगभग इसी काल में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ये 3 ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। ये तासिका लगातार 10 बजे तक चलेगी, ध्यान रहे, 2 तासिकाएं लगातार। ठीक है। आगे 1941 में ब्रजरत्न दास नाम के विद्वान ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में भुवनेश्वर मिश्र माधव जी ने केवल निर्गुण मतावलंबी संत साहित्य पर पुस्तक लिखी है 1941 में। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लिखी है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने 1942 में
आधुनिक हिंदी साहित्य नाम से पुस्तक लिखी है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नाम की पुस्तक 1942 में लिखी है। फिर बाबू श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक कृति प्रकाशित हुई है और इसको 1944 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया। पंडित माता प्रसाद गुप्त द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक साहित्य 1945 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, यह भी है। आचार्य राम खेलावन पांडेय जी ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। बाबू गुलाब राय ने हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, छात्रों के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है ये। आचार्य रामनरेश त्रिपाठी जी ने हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, खड़ी बोली का संक्षिप्त इतिहास, इसमें कुछ साहित्यिक भी लिखा है। आचार्य मुंशीलाल शर्मा जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का उपोद्घात नाम से पुस्तक लिखी। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य का अतीत, अतीत माने भूतकाल, ये पुस्तक लिखी। गोविंद राम शर्मा जी ने हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां नाम से पुस्तक लिखी। धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने भी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से 10 खंडों में यह नागरी लिपि प्रचारणी सभा के अंतर्गत लिखा हुआ सबसे बड़ा प्रयास है। इसके अंतर्गत ही डॉक्टर नगेंद्र जी ने आधुनिक काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिकाल, 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उनकी अलग से पुस्तक है। डॉक्टर नगेंद्र जी का भी बहुत महत्वपूर्ण नाम यहाँ लिया जा सकता है। इसके उपरांत शिवकुमार शुक्ल द्वारा लिखित, ये शिवकुमार शर्मा द्वारा लिखित, जिसका उल्लेख मैंने कल भी किया था, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। शिवकुमार शर्मा द्वारा लिखित, शिवकुमार शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य युग और धाराएं, डॉक्टर नगेंद्र और सुरेश चंद्र गुप्त द्वारा संपादित 1975 में संपादित बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आदि ग्रंथ हैं। लगभग ये 40-45 ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से जो हमने कल नाम बताए थे आपको, वो महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी साहित्य का सही इतिहास डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने और डॉक्टर माधव सोनटक्के जी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से संबद्ध हैं, उनका भी नाम यहाँ लेना आवश्यक है। तो इसमें देखिए कि बहुत लंबा और 40-50 ग्रंथों के नाम यहाँ है। तो इसमें से प्रत्येक ग्रंथ को याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वस्तुनिष्ठ दृष्टि से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है, तो आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा उस ग्रंथ पर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये वीडियो आप बार बार देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख हमने किया हुआ है। तो ये रहा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के साथ साथ हमें ये लेखन जो किया है लोगों ने, उसके मूल ग्रंथ कौन से हैं, स्रोत ग्रंथ कौन से हैं, जिसको हम अंतः साक्ष्य कहें, अंतर्गत साक्ष्य कहें, वो ग्रंथ कौन से हैं, उसको भी समझना अत्यंत आवश्यक है। तो इन ग्रंथों में देखिए, जिसको हम कहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की स्रोत सामग्री, जो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य इन दोनों रूपों में होती है। अब तक जो ग्रंथ हमने, जिन ग्रंथों का उल्लेख किया, उनको हम बहिर्साक्ष्य कह सकते हैं, और अंतः साक्ष्य के रूप में जो ग्रंथ आते हैं उनके भी नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। इसमें पहला ग्रंथ है अंतः साक्ष्य के रूप में पंडित गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता। मतलब जो वैष्णव कवि थे, विष्णु के अवतार राम और कृष्ण, इन 2 अवतारों के आधार पर जिन्होंने भक्ति साहित्य लिखा, उन वैष्णव कवियों के कविताओं और उनके नामों का, ग्रंथों का संकलन, उनके पदों का संकलन इसमें किया। 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, ये सन 1581 में लिखे थे। कब? 1581 में, जब हिंदी साहित्य के इतिहास की संकल्पना गारसाद तांसी के द्वारा रखी भी नहीं गई थी, तब इन्होंने संकलन किया था। मतलब उसे भले ही
शास्त्र शुद्ध ऐतिहासिक दृष्टि का संकलन न माना गया हो, जिसमें काल विभाजन या कालक्रम का ध्यान न रखा गया हो, लेकिन संकलन तो इन्होंने किया था और इसी के आधार पर बाद के इतिहासकारों ने लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और इसमें देखिए, इन दो ग्रंथों में मतलब 84 वैष्णवों की वार्ता हो या 252 वैष्णवों की वार्ता हो, इसमें किस संप्रदाय के कवियों का संकलन किया है, तो वो है आचार्य वल्लभ ने या वल्लभाचार्य नामक आचार्य ने संस्थापित किए हुए पुष्टि मार्गीय, अर्थात उसका दूसरा नाम है शुद्धाद्वैतवादी कृष्ण भक्त कवियों का संकलन किया हुआ है, और जिसमें केवल पदों का संकलन नहीं किया, केवल उनके कविताओं का संकलन नहीं किया, अपितु उनकी प्रामाणिक जीवनी भी देने का प्रयास किया है। इसलिए ये दो ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता। इसके उपरांत इसी संप्रदाय के एक कवि नाभादास द्वारा भक्तमाल नाम के ग्रंथ का संपादन किया गया, जो 1585 में प्रकाशित किया गया, मतलब उसके 4 वर्ष बाद, गोकुलनाथ के 4 वर्ष के बाद। और इन्होंने इसमें 108 छप्पय छंदों का संकलन किया हुआ है, और एक कवि का एक छप्पय, एक कवि का एक छप्पय। छप्पय मतलब देखिए, 2 पंक्तियों का दोहा होता है, 4 पंक्तियों की चौपाई होती है, उसी प्रकार 6 पंक्तियों की कविता को छप्पय कहते हैं। 8 पंक्तियों की कविता भी इस प्रकार से अलग अलग होती है। इसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था 1604 में। इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आधार पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है, जिसमें नानक सहित 16 कवियों के काव्य का संग्रह प्राप्त होता है, हिंदी कवियों का, जिनके अंतर्गत संत कबीर, संत रैदास, संत नामदेव, संत मीराबाई, गुरु नानक इत्यादि 16 कवियों की कविताओं का संकलन है। और एक बहुत बड़े आलोचक ने यह कहा था कि ये संपूर्ण भारतवर्ष के तत्कालीन संत साहित्य का आपसी संवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने सन 1604 में किया था। इसके उपरांत बाबा वेणी माधव दास, ये संत तुलसीदास के शिष्य थे, और इन्होंने 1630 में मूल गोसाई चरित्र मतलब गोस्वामी तुलसीदास का चरित्र प्रकाशित किया, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास के संबंधी इतिवृत्त को लिखा गया है, उनके इतिहास को लिखा गया है। और ये तुलसीदास जी के शिष्य भी थे और समकालीन कवि भी थे। इसके उपरांत ध्रुवदास लिखित भक्त नामावली, जो 1641 में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें 116 कवियों के संक्षिप्त चरित्र और उनके पदों का संकलन है। इसके उपरांत तुलसी नामक एक अन्य कवि, गोस्वामी तुलसीदास नहीं, तुलसी नामक एक अन्य कवि ने कविमाला नाम से 75 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया, जिनका रचना काल 1453 से 1643 तक के 200 वर्षों का कालखंड है, और यह उन्होंने 1655 में यह ग्रंथ प्रकाशित किया। तुलसी नामक एक अन्य संकलनकर्ता ने 1443 से 1643 के कवियों के कविताओं का संकलन, 75 कवियों का संकलन 1655 में किया और उसे नाम दिया कविमाला। इसके उपरांत कालिदास त्रिवेदी नामक एक विद्वान ने कालिदास हजारा नामक ग्रंथ में 1000 कवियों की, देखिए 1000 कवियों की मतलब 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन किया हुआ है सन 1718 में, जिसका रचना काल 1480 से लेकर 1575 तक का है। और इसी आधार पर, इसी कालिदास हजारा ग्रंथ के आधार पर बाद में शिव सिंह जी ने शिव सिंह सरोज नाम के इतिहास ग्रंथ का निर्माण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सामग्री
हमारे सामने आती है। फिर से कह रहा हूं, कालिदास त्रिवेदी द्वारा कालिदास हजारा नामक संकलन ग्रंथ, जिसमें 1000 कविताएं थी, लेकिन 212 कवियों की 1000 कविताएं थी, यह 1718 में ग्रंथ प्रकाशित किया गया, और जिसमें 1480 से लेकर के 1575 तक के कवियों के रचनाओं का संकलन है, और जिसको आधार बना करके बाद में शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज नाम की पुस्तक इतिहास ग्रंथ लिखे। इसके उपरांत आचार्य भिखारी दास ने 1725 ईसा में काव्य निर्णय नामक पुस्तक का संकलन किया, जिसमें अपने पूर्ववर्ती कवियों का उन्हें समावेश किया हुआ है। बलदेव जी रचित सतकवि गिरा विलास, यहाँ गिरा का मतलब होता है वाणी, सतकवि गिरा विलास नाम से 1746 में 17 कवियों के काव्य का संकलन प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रमुख कवि के रूप में केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, बिहारी वगैरह रीतिकालीन कवि हैं। इसके उपरांत कवि सूदन द्वारा संकलित कवि नामावली नामक ग्रंथ है, जो 1753 में लिखा गया, 1753 में लिखा गया। उसके उपरांत ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रसचंद्रोदय 1865 में लिखा गया, जिसमें बुंदेलखंड के वीर गाथा कवियों में से 242 कवियों का काव्य संग्रह प्रकाशित किया। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रसचंद्रोदय में 1865 में बुंदेलखंड के 242 कवियों के काव्य का संग्रह किया गया। उसके उपरांत गोकुल प्रसाद द्वारा दिग्विजय भूषण या दिग्विजय भूषण नाम का ग्रंथ 1868 में प्रकाशित किया गया, जिसमें 192 कवियों का काव्य संग्रह है। फिर से रिपीट करता हूं, गोकुल प्रसाद द्वारा दिग्विजय भूषण अथवा दिग्विजय भूषण नाम से ग्रंथ प्रकाशित किया गया, जिसके अंतर्गत 192 कवियों के काव्य का संग्रह प्रकाशित किया गया है। इसके उपरांत महेश दत्त कृत काव्य संग्रह 1875 में, शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज, जिसका उल्लेख पहले किया गया था, देवी प्रसाद मुंसिफ द्वारा रचित कवि को रत्नमाला 1911 में, जिसमें राजस्थान के 108 कवियों का उल्लेख किया गया है उनके जीवन वृत्त के द्वारा, और हफीजुल्लाह खां द्वारा हाफिज हजारा 2 भागों में है, जो 1915 में अन्य कवियों का संकलन है। इसके साथ ही कुछ अन्य ऐसे भी साक्ष्य हैं जिनको बाह्य साक्ष्य कहा जा सकता है, जिनमें कर्नल टॉड द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास, मोतीलाल मेनरिया द्वारा राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, फिर उसके उपरांत हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिस्ट्री ऑफ रिलीजन नाम का एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत हिंदू वैष्णव पंथी कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण रीति से संकलन किया गया है। ये रहे इतिहास के ग्रंथ। खास करके एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, देखिए, जिसका नाम है अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक्ट एंड हिस्ट्री ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट ग्रोथन एंड कैफ्टर नाम के लोगों ने लिखा हुआ है। फिर से उस ग्रंथ का नाम मैं पढ़ता हूँ, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक्ट एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ। इसके उपरांत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, अगर आपका इतिहास विषय है तो आपको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई होगी कि इतिहास संकलन के लिए ग्रंथों के साथ साथ ऐतिहासिक स्थानों का भी महत्व रहता है, शिलालेखों का भी महत्व रहता है, स्तंभालेखों का भी महत्व रहता है। तो ये जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थान एवं शिलालेख हैं, उनका भी अध्ययन हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके अंतर्गत राजा चंदेल राज
परमाल के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। जैन और बौद्ध धर्म के शिलालेख महत्वपूर्ण हैं। कबीर चौरा नाम से एक शिलालेख महत्वपूर्ण है। उसके उपरांत 80 घाट काशी का, जिस पर बैठ करके अनेक कवियों ने अपने ग्रंथ लिखे, वो 80 घाट, कबीर की समाधि, जायसी की समाधि जो अमेठी में स्थित है, फिर तुलसी जी की मूर्ति, तुलसीदास जी की सोरों में की समाधि, और अन्य अन्य ऐतिहासिक स्थान जहाँ हिंदी के कवियों ने जन्म लिया या जिनकी मृत्यु हुई या जिनका महत्वपूर्ण कार्य योगदान रहा। और मैं स्वयं तुलसीदास जी के जन्म स्थान सोरों और सूरदास जी के जन्म स्थान सिही और आगरा के पास जो उनका अभी भी अंध विद्यालय चलता है, वहाँ होकर के आया हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में जो संत कवि हुए, लेखक हुए, उनकी जन्मभूमि के भी दर्शन की एक अलग से ट्रिप रखी जा सकती है, लेकिन अब वो ऐतिहासिक आर्थिक दृष्टि से और कोरोना के कारण संभव भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी संकल्पना हमने रखी हुई थी, ठीक है, जो है सो जाने दीजिए। इसके उपरांत कुछ जनश्रुतियाँ होती हैं, दंत कथाएँ होती हैं, और इन दंत कथाओं के माध्यम से भी किसी कवि का जीवन वृत्त पीढ़ी दर पीढ़ी, पिता से पुत्र की ओर, पुत्र से फिर पौत्र की ओर, इस प्रकार आती जनश्रुतियाँ, जिनमें अनेक दंत कथाएँ होती हैं, अनेक कवियों के बारे में, अनेक लेखकों के बारे में, और खास करके मध्ययुगीन इतिहास ये सारा का सारा दंत कथाओं पर ही अवलंबित है। फिर उसके उपरांत कवियों के जन्म मृत्युओं से संबंधित जनश्रुतियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं और जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में हमने आपके सम्मुख कुछ बातें रखने का प्रयास किया हुआ है। अगर इसके बारे में कोई आपको शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव मतलब ज़्यादा जानकारी देने वाली तासिका है ये। इसका YouTube लिंक आपको बार बार देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का अध्ययन करते करते आपको इस बात का पता लग जाएगा कि किस प्रकार से हम इन साहित्यिक ग्रंथ, ऐतिहासिक साहित्यपरक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। अब इनमें से देखिए, ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित भी ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, 3-4। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा द्वारा लिखित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आचार्य गणपति चंद्र गुप्त द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक बार महत्वपूर्ण ग्रंथों की ओर नजर डालेंगे जिनके आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। इन ग्रंथों के नाम मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कल भी मैंने प्रस्तुत किए हुए थे। वो ग्रंथ निम्न प्रकार से हैं। इनमें से देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे सामने आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, डॉक्टर या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र जी। हिंदी साहित्य का सही इतिहास, डॉक्टर चंद्रभानु सोनवनी जी। हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर माधव सोनटक्के। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। और एक महत्वपूर्ण, केवल महिलाओं की दृष्टि से लिखा गया इतिहास है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, लेखिका है सुमन राजे, डॉक्टर सुमन राजे।
ये भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। ठीक है धनश्री जी, अवंती जी, आज की तासिका में जो हमने लिया वह ध्यान में न आया हो तो आप इस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा समय समाप्ति की ओर आया है। 9:40 हो रहे हैं। लगभग 1 घंटे से लगातार हम आपके सम्मुख इन बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। धनश्री जी, कुछ पूछना है? अवंती जी, कुछ पूछना है आपको? जी नहीं सर। तो ये जो YouTube लिंक बनाकर कल की और आज की दी जाएगी, उसको हाँ बार बार देखिएगा, ताकि हाँ। वो वस्तुनिष्ठ रीति से आपकी तैयारी हो जाएगी। धनश्री जी, आपको कुछ ठीक। पूछना है? नहीं सर। ठीक है, तो आज की तासिका हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि लगातार बोलना ये भी थोड़ी कठिन बात होती है। अगले शुक्रवार और शनिवार को हम लगातार 2 तासिकाएं इसी प्रकार से लेंगे, जिसमें हम आदिकाल आदिकाल को आरंभ करेंगे। ठीक है, कल की और आज की वीडियो लिंक बहुत महत्वपूर्ण आपकी दृष्टि से होगी, इसलिए आपको ये बार बार देखनी पड़ेंगी। ठीक है, धन्यवाद। रुकते हैं आप। जय हिंद, जय नागरिक।